चलें ना सोचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। ये हमारे थर्ड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स रहते थे ना, आप लोगों ने कहा ना मैंने करवाए। अब मैं करवाने लगा हूँ, लेकिन आप लोगों ने अभी भी नहीं कहा, क्योंकि ये मैंने टेस्ट में इंक्लूड करना है और इससे बड़े ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए। ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है? आप लोगों को मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया कराया था। कोई बता सकता है? बल्कि मिलके बताने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था? न्यूटन का जो पहला लॉ था वही है। वाह यार, लेकिन था क्या? वो बॉडी continues its state of rest or motion in a straight line provided no net force acts on it. वाह, अच्छा उसमें क्या था? आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि उसमें क्या था? उसमें ये था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, और अगर कोई चीज मोशन पर है तो उसे कोई चीज नहीं रोक सकती जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है। लेकिन जब हम चलते हैं फिरते हैं अपने आसपास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे ये खूनी बच्चा जो साइकिल चला रहा है, कि जब ये साइकिल चला रहा था और इसने पेडल छोड़े या इसके ऊपर ये फोर्स लगाना छोड़ी, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये जब आपने इसे देखा ये मोशन पे था, ये चल रहा था, और आपने इसे जब 5 मिनट या 10 मिनट बाद देखा तो इसकी साइकिल रुक गई थी और ये नीचे गिर गया, क्योंकि इसने कसम खाई हुई थी मैंने पेडल नहीं मारने, क्योंकि अगर मैं पेडल मारूंगा तो एक्सटर्नल फोर्स लगा दूंगा। ठीक है। तो ये बात हमारी उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि अगर कोई चीज मोशन पर है तो वो मोशन पे नहीं रहेगी। तो इस चीज को जस्टिफाई हम कैसे करेंगे, ये सोचना था। वो हम ऐसे करेंगे कि बेशक जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो बिल्कुल ठीक था, उसमें आप लोगों को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बड़ा काम हुआ है। अल्लाह ताला ने उनके उसके जहन में डाला और हमारी इंसानों के लिए आसानी की कि ये बात ऐसे है। और उसमें क्या बात थी? उसमें ये थी कि अगर कोई चीज मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। और इसी तरह अगर कोई चीज कहीं पर पड़ी है वो हमेशा पड़ी रहेगी, और वो कोशिश भी करती है कि उसकी पोजीशन को ना छेड़ा जाए। अब जैसे बच्चों की आदतें बनी होती हैं और उनको अगर चेंज करने की कोशिश की जाए तो या तो वो ट्यूशन छोड़ देते हैं या वो बेचारे कुछ यानी छुट्टियां ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, कि जब टेस्ट वगैरह ज्यादा लिए जा रहे हैं या और कोई मसले मसाइल हो। क्योंकि आप लोगों को भी नेचर कुदरत के लॉ हैं कि इनर्शिया होता है, कि आप लोग भी कोशिश करते हैं कि जो आपकी आदतें बनी हुई हैं उनको कोई ना बदले। ठीक है। तो खैर अब वापस आते हैं फिजिक्स की तरफ। इसमें क्या था? इसमें यह था कि जो कोई भी चीज जो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में होगी वो कोशिश करेगी कि मैं स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में ही रहूं हमेशा। और उसको अब जैसे हमने इस बच्चे की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब हमने ये कह दिया कि उसने हमेशा मोशन में ही रहना है, तो फिर क्या चीज थी जिसने इसको रुकने पे मजबूर कर दिया? हम्म उसने पेडल लगाया, फोर्स अप्लाई की और मूव करना शुरू कर दिया, ऐसे ही हुआ ना? तो अब जब वो मूव कर रहा है तो उसे मूव करते रहना चाहिए, वो रुक क्यों गया? उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, उसने ब्रेक नहीं लगाई। ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ी देर जाके या थोड़ी आगे जाके वो रुक गया, उसकी क्या रीजन है? हाँ, फोर्स हमने कहा था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही एक सिस्टम पे, चलें इधर आ जाएं। मैं इस साइकिल वाले को कह देता हूँ ये एक आइसोलेटेड या एक क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है। यानी इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, फर्ज कर रहा हूं मैं। ठीक है। लेकिन ये जमीन के ऊपर चल रहा है। थोड़ी देर मैं ये कह रहा हूँ क्लोज सिस्टम है, ये है नहीं। ठीक है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आप इस पे पेडल भी नहीं लगाते, यानी आप इसे फोर्स अप्लाई भी नहीं करते, और आप इसके ऊपर ब्रेक भी अप्लाई नहीं करते कि ये रुक जाए, लेकिन फिर भी ये थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती रहा था।
यही कहा था कि उसे नहीं रुकना चाहिए, लेकिन ये रुक रहा है, तो फर्स्ट लॉ गलत नहीं हो गया? सर एक लंबे के लिए तो रुकता है। पहुंच जाओ अभी, वो जब आप मुझे इंटर पकड़ा, वो पुरानी बात होगी, अब साइंस ने तरक्की कर ली है। अच्छा, अब मैं नहीं, चलिए टोंट नहीं मारता, वैसे बात कर लेते हैं। अब फ्रिक्शन जिन्होंने देख लिया पढ़ लिया वो तो बता देंगे फ्रिक्शन, लेकिन जब मैं पूछूंगा फ्रिक्शन कहाँ से आई, क्यों आई, किस तरह आई, किसने भेजी, तो फिर आप लाजवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेसिकली जब दो सरफेसेस, दो चीजें आपस में रगड़ खाती हैं तो उनके दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है, या उनके दरमियान एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट को रोकने वाली फोर्स का नाम क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक हो गया? तो ये क्यों रुक जाती है? क्योंकि रियल लाइफ में सिस्टम आइसोलेटेड नहीं था, रियल लाइफ में सिस्टम क्लोज नहीं था, बल्कि उसमें जब दो सरफेसेस, ये रोलिंग टायर जो है, जो उसके ऊपर रोल कर रहा है सरफेस के ऊपर, और जो सरफेस है, जो जमीन है, उनके दरमियान उनके कांटेक्ट होने की वजह से एक फोर्स आ गई जिसको हमने क्या नाम दिया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और वो बेसिकली ओपोज कर रही है उसकी मूवमेंट को, उसकी मूवमेंट को रोक रही है। और ये आपकी थी डेफिनेशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। मुझे बताएं कि इसमें कोई मसला या बेसिक डेफिनेशन क्लियर है? क्लियर है अमन हुसैन? अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर मजीद पढ़ते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस वक्त पैदा होती है? तो पहली बात तो ये कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली उस वक्त शुरू हो जाती है, उस वक्त बॉडी में आ जाती है जब भी आप किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं किसी सरफेस के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर, किसी फ्लोर के ऊपर या किसी चीज के ऊपर। जब दूसरी चीज को या तो पुश करें या धक्का दें या उसको खींचें अपनी तरफ, पुल करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। या उन दोनों सरफेसेस के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हो जाती है अगर सॉलिड होंगे। अच्छा, अब अगर ये दोनों सरफेसेस सॉलिड हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों चीजों के दरमियान जो होगी वो काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। वो चीजें क्या हैं? उन चीजों में सबसे पहले तो आ जाएगी कि ये जो सॉलिड सरफेसेस हैं ये किस चीज की बनी हुई है, उसका मटेरियल क्या है, और दूसरा उन दोनों सरफेसेस के दरमियान जो प्रेस है जिसकी वजह से वो दोनों जुड़ी हुई हैं वो फोर्स कितनी है। तो ये दो चीजें आ जाती हैं जिनके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी ज्यादा होगी। इसको मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगा कि फर्ज करें ये ब्लू कलर की एक सरफेस है और फर्ज करें कि इसके ऊपर ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, और फिर फर्ज करें कि ये सरफेस यहाँ खत्म नहीं हुई है, आगे भी है और ग्रीन कलर की हो गई है, और यहाँ पर एक और ब्लॉक पड़ा हुआ है और वो इससे थोड़ा सा बड़ा है। इस वाले का मास फॉर एग्जांपल 10 kg है, इसका मास 5 kg है, 5 kg है। तो इनमें फोर्स ऑफ अच्छा, आप क्या करते हैं कि आप इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, इस डायरेक्शन में एक ही जितनी फोर्स अप्लाई करते हैं तो कौन सा वाला बॉक्स, ये मैंने आवाज आ रही है? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ, वो कॉल आ रही थी असल में। मैं क्या पूछ रहा था कि कौन सा वाला बॉक्स जल्दी मूव करेगा? अच्छा, क्यों जल्दी मूव करेगा? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फोर्स तो इक्वल है, इससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों को एक टाइम में नहीं मूव करना चाहिए? अगर आप कॉमन सेंस यूज करें तो फर्क पड़ेगा क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, लेकिन जब आप साइंस की फिजिक्स की बात करती है तो ये इंट्यूशन पे बिलीव नहीं करती, ये लॉजिक मांगती है। लॉजिक क्या है कि हमने कहा था कि जब भी दो फोर्सेस आपस में कांटेक्ट पे होंगी तो उनके दरमियान क्या होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। और वो किस चीज पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी एक तो मटेरियल क्या है, ये ब्लू और ग्रीन सरफेस अगर सेम मटेरियल की बनी हुई है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, अगर वो सेम मटेरियल की बनी हुई है तो और किस चीज पे डिपेंड करती है कि इनको नीचे की तरफ पुश करने वाली फोर्स कितनी है।
ठीक है, कि इनकी जो प्रेसिंग फोर्स है जो दोनों सरफेसेस को आपस में जोड़े हुए है वो फोर्स कितनी है, इसके ऊपर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है। अब अगर आप 5 वाले की बात करते हैं तो उसका वेट नीचे की तरफ जो उसे जमीन के साथ जोड़े हुए वो उसका वेट है ना, कोई और चीज तो नहीं है। तो अगर उसका मास ज्यादा होगा तो वेट भी ज्यादा हो जाएगा। वेट ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इसका क्या मतलब है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी, या प्रेसिंग फोर्स ज्यादा है और प्रेसिंग फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, हम ये रेड बॉक्स को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं किसी तरह, और ये 5 की बजाय इसका मास भी 10 kg कर देते हैं, और दोनों सरफेसेस में से एक सरफेस के नीचे आप ऑयल ढेर सारा उस जमीन के ऊपर ऑयल गिरा देते हैं या पानी में सर्फ मिला के वो गिरा देते हैं, और फिर दोनों जगहों को धक्का, एक पे आपने ऑयल गिरा दिया एक पे ऑयल नहीं गिराया, तो दोनों केसेस में या एक के नीचे जमीन हटा के आपने शीशा लगा दिया या कोई और स्लिपरी सरफेस लगा दी, तो क्या होगा कि जो स्लिपरी सरफेस है वो तेजी से मूव करेगी और जो स्लिपरी नहीं है वो तेजी से मूव नहीं करेगी। यानी जब आपने मीडियम चेंज किया, उसकी नेचर, उसकी असलियत, उसका मटेरियल बदल दिया, तो क्या हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी चेंज हो गई। ठीक है, तो इन दो चीजों के ऊपर क्या होता है, इन दो चीजों के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है। अब हम आगे चलते हैं और इसके मजीद चीजों को देखते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी बॉडी में कहां से आती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी बॉडी में कोल्ड वेल्ड्स की वजह से आती है, या इसे छोड़ें, एक हाथ जरा अपने दोनों हाथों में से एक हाथ सामने रखें, सबको कह रहा हूं मैं, और दूसरा हाथ इसके ऊपर रखें और ऊपर वाले हाथ को मूव करें बगैर जोर लगाए, बड़ी आसानी से मूव हो रहा है, ऐसे ही है ना। अब ऊपर वाले हाथ को नीचे वाले हाथ पे जरा जोर से दबाएं और फिर जरा मूव करें, तो मेरा नहीं ख्याल के आसानी से मूव होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो प्रेसिंग फोर्स है ना, जो इन दोनों को आपस में प्रेस कर रही है, जब आपने दबाया उनको तो वो फोर्स ज्यादा होगी और इनकी फ्रिक्शन क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, एक और काम हो सकता है कि आप अपने हाथ पे साबुन लगाएं ढेर सारा और फिर इनको जरा मूव करें, तो देखिएगा कि जोर ज्यादा नहीं लगेगा, हाथ स्लिप कर जाएंगे या दोनों आपस में घिस के या बड़ी इजीली जो है वो मूव हो जाएंगे और फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये आपकी थी फ्रिक्शन। ठीक हो गया, यहाँ पे बात थोड़ी क्लोज करते हैं और आते हैं। अब फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस भी होता है, यानी अगर फ्रिक्शन ना होती तो हो सकता है कि मैं अगर इस माउस को हल्का सा यहाँ से उंगली टच करता तो ये उड़ के जो है वो फाद के पास कहीं चला जाता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये काफी आगे तक मूव करता। अब क्योंकि माउस के रजिस्टर के दरमियान क्या है, फ्रिक्शन है, तो ये इतना इजीली मूव नहीं करेगा, मुझे इसे बकायदा पुश जोर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि जो आपने फोर्स अप्लाई की होती है ना, जो अप्लाइड फोर्स होती है, उसका लॉस भी होता है, उसका नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी हमें फ्रिक्शन डिजायरेबल होती है। हमारी एक नेचर की, हमारी दुनिया की जरूरत है कि फ्रिक्शन मौजूद हो। ठीक है, अब वो क्यों जरूरी है उस पर बात थोड़ी देर में करते हैं। फ्रिक्शन का मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? जी। चले, गुड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन, यहाँ कोल्ड वेल्ड्स की डेफिनेशन तो मुझे नहीं नजर आ रही, आपकी बुक्स में होगी, जो ये वाला पैराग्राफ है ना वहां पर होगी, इसमें मुझे सही तरह नजर नहीं आ रही। जब भी आप दो सरफेसेस को जूम करते हैं ना, आप उसे जब खोल के देखते हैं तो आप गौर करेंगे, आपको नजर आएगा कि उनकी सरफेसेस जो आपको देखने में तो स्मूथ लग रही थी, अब मेरे ये हाथ और ये हाथ अगर कोई, बल्कि हाथ नहीं करते कि हाथ नहीं करते, ये मोबाइल का कवर है, अगर ये मैं शीशे के ऊपर रखता हूँ तो ये देखने वाले को लगता है कि दोनों स्मूथ हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जब आप इसे बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा, आपको जादू नजर आएगा कि ये दोनों स्मूथ नहीं होंगे, बल्कि दोनों की सरफेसेस जो हैं वो इरेगुलर होंगी, बिल्कुल स्मूथ नहीं होंगी। अब होता क्या है कि जब ये इरेगुलर है, आप एक को दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, जैसे ये अगर मैं उंगलियां आपकी तरफ कर रहा हूँ, हाथ उसी तरह पाम सीधा किया हुआ है, तो क्या होगा कि जब मैं इसे मूव करूंगा, ये मूव करता हुआ एक वक्त आएगा ये इसके बीच में फंस जाएंगी उंगलियां। ठीक है, तो इसी तरह जो उनके इरेगुलर है ऊपर वाली नीचे वाली सरफेस, तो इस तरह ना एक जोड़ सा बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड वेल्ड कहते हैं। और वही इसी तरह अगर आपके ये दो हाथ हैं
आप यूं मूव करके अगर घुमाएंगे तो वो इसको भी साथ लेके घूमेगा, क्योंकि इनके दरमियान ठंडा है लेकिन एक फोर्स या एक जॉइंट सा बन गया जिसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड वेल्ड कहते हैं। दो सरफेसेस के दरमियान जो कि स्मूथ नहीं है क्या होता है, कोल्ड वेल्ड होता है। सही है, जी सही है, बाकियों के लिए भी ठीक है। नहीं सही है। ठीक है, तो ये आप लोगों का फोर्स और फ्रिक्शन हो गया। ये अगले पेज पे कोल्ड वेल्ड की डेफिनेशन भी आ